बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर जो इससे पहले हमने बात की थी कि जो शरह क्राइम की है वो कम आई है और अमन व अमान की सूरत हाल की भी बात की थी, लेकिन आज बात करेंगे ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर तकरीबन टॉप 10 समेत 239 ऐसे बदमाश मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में जो है मुब्तला होते हैं। क्या लाहौर पुलिस इनको पकड़ने के लिए क्या क्या इस वक्त इकदाम कर रही है, और ये जो बदमाश है टॉप 10 बदमाश और दीगर जो मैंने तादाद बताई तकरीबन 239, इनको पकड़ने के लिए इकदाम के साथ साथ इस वक्त लाहौर पुलिस के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग बाहर से बैठकर भी जो है इस तरह की कार्रवाइयों में जो है वो अगवा बराए तवान, अक़दाम कत्ल और इस तरह के मामलों में जो है वो जो लोग मुलव्वस हैं। तो आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवीद साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन। सर वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर लाहौर रंग शाहिद रिजवी साहब हैं। वेलकम शाह साहब, कैसे हैं? शाह साहब, क्या खबर है जी, आपने ब्रेक की है कि लाहौर के अंदर तकरीबन 239 के करीब ऐसे जो है वो बदमाश, उनमें टॉप 10 भी हैं जो कि मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस है, इंतहाई इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तवान। ये आपकी आज की खबर। और टॉप 10 इसमें कौन कौन से लोग हैं इसमें मुलव्वस? ये सब शुक्रिया। पहले तो आपने दावत दी प्रोग्राम में। इसमें यह है कि 239 जो हैं मुलज़मान, जिसमें टॉप 10 भी शामिल हैं। इसके अलावा उसमें आया जाए जो बदमाश हैं, जो रस्सागीर हैं, जो इलाके में भत्ता लेते हैं, पैसे मांगते हैं, जो ना दे उस पर फायरिंग भी करते हैं। ये एक लाहौर पुलिस की जानिब से जो है लिस्ट जो है मुरतब की गई है। ये लिस्ट जो है बड़ी उन्होंने देखभाल के बनाई है कि इसमें ये बता दें, ये सरकारी दादोशुमार के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ये सरकारी लिस्ट है ऑपरेशन विंग की जानिब से। थानों के जो SHOs हैं वहाँ पर तैनात जो है एहलकार, वो अपने इलाके में बताते हैं कि जी फ़लाँ बंदा जो है वो इस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच भी है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच भी है, जो सिक्योरिटी SP सिक्योरिटी उनके मातहत है। चूँकि नवीद साहब वहाँ रहे हैं, ये भी इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मज़ीद बताएंगे कि इस ब्रांच का फंक्शन क्या है, ये ब्रांच करती क्या है। ये तमाम तर डाटा जो है मोहल्ले से, अपने इलाके से SHO इकट्ठे करते हैं। अगर कोई भी बंदा है, किसी के बारे में उनको शक हो, शुबा हो, या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अगर भत्ता मांग रहा है या कोई वो फायरिंग के वाक़यात में मुलव्वस है या कत्ल करता है, मतलब पैसे लेकर किसी को मारता है, वो उसके बारे में तमाम तर तफसीलात इकट्ठी करते हैं। ऐसे कई गैंग हैं, लीडर हैं जो नामवर हैं, वो बैरून मुल्क भी कुछ लोग बैठे हैं, कुछ बैरून शहर भी हैं, कुछ इलाका गैर में भी बैठे हैं, और कुछ लाहौर में भी ऐसी जगहों पर छुप के बैठे हैं। ये जो डाटा है 239 का, इनका ताल्लुक लाहौर से है, ये पंजाब की बात जी? ये लाहौर के तमाम तर बदमाश हैं टॉप 10। लाहौर में मुख्तलिफ 84 थाने हैं लाहौर के, उनकी हदूद में ये रहते हैं। यानी अगर बात की जाए, हम इस वक्त थाना गालिब मार्केट की हदूद में हमारा ये ऑफिस है, इसके साथ गुलबर्ग है। इसी तरह पीछे जाएंगे तो वहाँ पे जनूबी छावनी थाना आ जाएगा, सर्वर रोड थाना आएगा, डिफेंस का थाना आएंगे 3, इसी तरह फैक्ट्री एरिया वाल्टर रोड है, इसी तरह समनाबाद है। तो ये 239 अफराद उन इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। कुछ लोग वहाँ अभी भी हैं, अपने इलाकों थानों में बैठे हैं। उनके जो मुकामी SHOs हैं, उनके साथ मामलात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, इसलिए पुलिस उनको पकड़ने में जो है लैतुलाल से काम लेती है। अगर अफसरान की जानिब से जैसे हमने ये खबर दी है, तो आप ज़ाहिरीन की कमबख्ती आएगी। पुलिस की जो तमाम टीमें हैं, जिसमें ऑपरेशन विंग है, इन्वेस्टिगेशन विंग है, OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की टीमें हैं, ये इनको पकड़ने के लिए मुतहरिक होंगी, इनको छापे मारेंगे, इनके घरों में जाएंगे, इनके तमाम तर जो मतलब उनको मिलेंगे क्लू कि जी ये इस बंदा इस वक्त यहाँ पे है या ये यहाँ पे है, उनको गिरफ्तार करने के लिए ये एक्टिव होंगे। बिल्कुल, इसके ऊपर नवीद साहब से पूछ लेते हैं। नवीद साहब, बताइएगा कि इस वक्त जो डाटा आपके दादोशुमार सरकारी, जिस तरह शाहिद रिजवी साहब ने ये आज खबर ब्रेक की है, तो अभी तक क्या वजह है कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका? इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पुलिस का जो टेक है उस पर बात करने के लिए मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। और शाहिद साहब ने जिस लिस्ट का जिक्र किया है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि नो वन इज़ अबव द लॉ। तो जो गवर्नमेंट का कानून बनाया हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंडर रहते हुए हम सब ने यहाँ पर एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िंदगियों को गुजारना है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे यहाँ पर CRPC बनी, PPC बनी, पुलिस रूल्स बने और वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और पुलिस के पास हमेशा ये फिगर्स मौजूद रहती हैं कि कौन से ऐसे ट्रबल मेकर्स हैं जो कि अपने अपने एरियाज़ में आम जो हमारे सिटीज़न हैं पाकिस्तान के लिए, उनके लिए रहना
मुश्किल बना रहे हैं। ये ट्रबल मेकर्स होते हैं और हम इनका डाटा कंपाइल करते रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन ये लिस्टें हमारी मंथली बेसिस पर अपडेट होती रहती हैं। जैसे शाहिद भाई ने कहा कि DIB एक हमारी ब्रांच है, ये सिर्फ हमारा एक आर्म है जो ये काम करती है। हमारे साथ मल्टीपल एजेंसीज़ हैं जो हमें डाटा शेयर करती हैं, फिर हम ये डाटा कंपाइल करते हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन विंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रीज़न बीइंग कि काफ़ी सारे ऐसे हमारे क्रिमिनल्स हैं जो कि हम जब उन पे रेड्स करते हैं वो अपना घर एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, फिर वो एब्सकॉन्डर्स की लिस्ट में आते हैं, दैन वो POs की लिस्ट में आते हैं और एक पर्चे के बाद दूसरा पर्चा, दूसरे पर्चे के बाद तीसरा पर्चा और उनका रिकॉर्ड बनता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता यही लोग हैं जो कि इलाके में एक बदमाश समझे जाते हैं और जब आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो हम उनको उन तमाम पर्चों में चालान करके कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ जो है वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो आगे जाएँ और वो जो हमारा एप्लीकेंट था, जो कंप्लेनेंट था उस FIR का, उसकी दाद रसी हो सके। अब इनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा सकता या क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जो 239 बंदे, ये तमाम के तमाम इसमें ऐसे भी क्रिमिनल्स होंगे जो कि बहुत हार्ड एंड होंगे, जिनको कभी टॉप 10 का नाम दिया जाता है, कभी टॉप 5 का दिया जाता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें किसी भी शहर की, ख़ासकर ऐसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ जैसे लाहौर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, उनकी हिस्ट्री आप उठा के देखें तो ये हमेशा से इस किस्म के प्रॉब्लम मेकर वहाँ पर रहे, लेकिन आखिर आप उनका अंजाम देखेंगे, उन्होंने कानून के आगे घुटने टेके हैं और उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और अपने कोर्ट्स में पेश किया है। तो इसमें मुझे ये बताइए कि कोई ऐसे लोग भी हैं जो बाहर बैठकर लाहौर का अमन-ओ-अमान ख़राब कर रहे हैं, अक़दाम कत्ल या गवाह बराए तवान या उजरती कातिल जिसको कहते हैं, ऐसे लोग मुलव्वस हैं? इनको पकड़ने के लिए या ट्रेस आउट करने के लिए कोई जदीद टेक्नोलॉजी आपके पास है? जी यकीनन ऐसे लोग भी हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठ जाते हैं। वो इस तरह के लोग होते हैं जिन पर जो जब एक ऑफेंस कमिट करते हैं तो उसके बाद वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा एक इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरपोल पुलिस है, जिसके लिए हम एक रेड वारंट जारी करवाते हैं। वो रेड वारंट जो उस कंट्री में भेजा जाता है जहाँ पर ये रिज़ाइड कर रहे हैं, उस कंट्री की पुलिस और हमारी पुलिस इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके फिर उनको अरेस्ट करते हैं और उन्हें वापस वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है और यहाँ हमारी पुलिस उनकी एयरपोर्ट पे कस्टडी लेती है और देन अगेन उनका वही प्रोसीजर स्टार्ट होता है जो हमारा पाकिस्तान का कानून कहता है। तो ऐसे जो क्रिमिनल लोग हैं जो जब बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्री में, तो आपका कोई FI के साथ रब्ता एयरपोर्ट से ये कैसे निकल जाते हैं? देखें, एक तो जैसे ऑफेंस होता है, काफ़ी सारे इस किस्म की चीज़ें जिसमें हीनियस किस्म के क्राइम होते हैं, फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, किडनैपिंग फॉर रैंसम है या कुछ और ऐसी चीज़ें। सबसे पहले क्राइम जब भी होता है वो पहले तू तकरार होती है किसी के दरमियान, फिर वो उसमें हर्ट के पर्चे हो जाते हैं, फिर अटैम्प्ट टू मर्डर के होते हैं, मर्डर होता है। जब जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तो ये क्रिमिनल्स भी साथ साथ प्लान करते जाते हैं, ये अपनी प्लानिंग करते हैं और ये जो प्लान्ड होते हैं यही आहिस्ता आहिस्ता ये उस ज़मरे में आते जाते हैं कि इनकी लिस्टों में नाम आते जाते हैं और फिर पुलिस इन पे काम करती है और ये फिर फ्लाई कर जाते हैं। अक्सर फ्लाई नहीं करते तो इलीगल तरीक़ों से मूव आउट कर जाते हैं। तो हमारे सारा नेटवर्क है, हमारी सिर्फ पुलिस की एजेंसी नहीं, इसमें पाकिस्तान की दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हम सब मिल के काम करते हैं ताकि हमारी जो यहाँ पर पाकिस्तान की वो आवाम है जो इनकी जद में आती है वो एक पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे फ्लाई कर जाते हैं, जब ये फ्लाई कर जाते हैं काफ़ी सारे ऐसे हैं जिस वक्त फ्लाई कर रहे होते हैं तो हम हमारी जो एयरपोर्ट पर चेक पोस्ट बनी हुई है, हमारी जो FIA का वहाँ पर निज़ाम है, वो वहीं पर अरेस्ट कर लेते हैं और जो स्किप कर जाते हैं उन्हें उस कंट्री में अरेस्ट कर लिया जाता है जहाँ पर वो फ्लाई करते हैं। नवीद साहब, मेरा सवाल ये है कि 239 का डाटा बताया है शाहिद रिजवी साहब ने, तो आपके टेन्योर में ये कमी आई है? देखें, ये तो डाटा वो है जो अब रिसेंटली आया है अपडेट, लेकिन हमने तो इससे बहुत ज़्यादा डाटा बनाया हुआ है। हमारे पास तो ऐसे भी लोग हैं जो बर्गलर्स हैं, यानी जो रात को किसी के घर में नकब लगा के वहाँ पर नकबजनी करते हैं, हम तो उनके भी पीछे लगे हुए हैं। हम तो उन लोगों के भी पीछे लगे हुए हैं जो कि मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, हम तो उनके भी पीछे हैं जो कार चोरी करते हैं, हम तो उसके भी पीछे हैं जो सिंपल रॉबरी रोड पे करते हैं। तो उन सबको हम अरेस्ट करेंगे और उन सबको हम बिहाइंड द बार लाएंगे। जो 239 है ये लिस्ट तो हमने कंपाइल की है और इनको भी इंशाल्लाह हम अरेस्ट। मैं आपकी तरफ आता हूँ। शाहिद रिजवी साहब, बताइए, आपने ये भी कहा खबर में कि इस तरह के जो नासर हैं उनको जो है वो ना सिर्फ जो है वो सियासी लोग बल्कि जो है वो पुलिस अफसरान की जो है वो शीरबाद हासिल है, ये क्या बात है? इसमें देखिए 3 से 4 इस लिस्ट में नाम ऐसे हैं जिनके जो पीछे जो हैं उनके किसी का भाई MNA है हुकूमती पार्टी का, किसी का रिश्तेदार जो है वो करीबी वो उसका हुकूमती पार्टी का जो है MNA है, MP है। तो अब देखिए, जब MP और MNA उनके रिश्तेदार भाई होंगे तो पुलिस कैसे जाएगी वो? और ये लोग जो हैं थिंक टैंक हैं, लाहौर के हैं। अब लाहौर की बात कर रहे हैं, अगर दूसरे शहर होता तो बंदा कहता है चलो ठीक है, लेकिन लाहौर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो है उस लिस्ट में लिखा गया बाकायदा कि ये फ़लानी, कई लिस्ट ऐसी, आप अगर इस लिस्ट को गौर से पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा फ़लानी पार्टी से उसका ये ओहदा है, ये ओहदा है। इसमें एक पुलिस मुलाजम भी है जो एलीट ट्रेनिंग सेंटर में काम करता है, रमज़ान, वो भी बदमाशों की लिस्ट में है। इसमें एक जनरल काउंसलर है एक जमात का,
वो भी उसका लिखा हुआ है कि वो है एक बदमाशों की लिस्ट में शामिल है। बदमाशों की लिस्ट में एक मौलाना साहब हैं, वो एक मजहबी जमात के अहम लीडर हैं, उनका नाम भी इसमें लिखा हुआ है कि वो भी बदमाशी करते हैं। मतलब अगर इस लिस्ट को आप गौर से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे तो काफ़ी नाम ऐसे नामवर जो हैं वो आएंगे, आप कहेंगे अच्छा ये भी है, ये भी है, इसको तो मैं जानता हूँ। मतलब जब तक इनको तगड़ा हाथ नहीं पड़ेगा ये नहीं पकड़े जाएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अफसरान जो हैं, जैसे नवीद साहब बैठे हैं, ये अपने मतहत जो हैं तमाम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को, तमाम तफ्तीशी अफसरान को कहेंगे भाई बदमाशों की ये लिस्ट आई है नहीं, इनके घरों में रेड करो, इनको पकड़ो, इनके मुकदमात चेक करो, एक एक बंदे पे कितने हैं। तो उसमें जब ये नवीद साहब कह रहे हैं अपडेट होती रहती है। जी अपडेट होती रहती है, गाहे बगाहे होती रहती है। इसमें ये नहीं कभी हो सकता है ऐसे नाम बीच में से निकल जाते हैं, इनमें से कोई निकलवा लेते हैं अपना कोई मामला सीधे करके SHO के साथ या मुतलका ब्रांच के अंदर जाके, तो उनके नाम निकल आते हैं, लेकिन ज़्यादातर नाम उस लिस्ट में शामिल रहते हैं, निकलते नहीं हैं। बहुत निकल कैसे सकते हैं? देखिए अगर कोई बदमाश है और क्रिमिनल्स हैं, उसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड हैं, तो फिर कैसे जो है वो निकल सकते हैं? ये सब बात ये है कि ये कड़वा सच है, पुलिस ही बदमाश बनाती भी है, बदमाशों को गिराती भी है। अगर पुलिस ये तहिया कर लेना या SHO किसी इलाके का तहिया कर ले कि जी मेरे इलाके में जुर्म नहीं होना, कोई बदमाश नहीं होना, बिल्कुल वो इलाका अमन का गवारा बन जाएगा। अगर SHO जो है वो ये सोच ले कि मैंने 24 घंटे में से 18 घंटे, जैसे अफसरान कहते हैं, गश्त करो, अपने इलाके में पेट्रोलिंग करो, नाकाजात लगाओ, जराइम पेशा लोगों को पकड़ो। चूँकि नवीद साहब के पास मतलब 3 सीटें रही हैं, SSP ऑपरेशन लाहौर भी ये रहे हैं और ये बड़ी अच्छी तरह इसकी कमांड को समझते हैं। माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा भी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मतलब इनको हर चीज़ का ऑपरेशन का तजर्बा है, इन्वेस्टिगेशन का है, और ये सिक्योरिटी ब्रांच का भी तजर्बा है। साहब आपके साथ SSP इन्वेस्टिगेशन में बैठे हैं और आपने ये कह दिया कि पुलिस ही बदमाश बनाती है और पुलिस ही इनका खात्मा करती है। मैं आपको ये कड़वा सच, मैंने पहले मियां साहब लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया है, कड़वा लफ्ज़ है ये, कड़वा सच है। कई लोग हैं SHO ऐसे, सारों की बात नहीं करता, कई हैं जो इनके साथ मिले। जैसे देखें, जैसे आपको मैंने इसमें कहा है कि अफसरान का आशीर्वाद हासिल है, तो वो यही हैं, ऐसे ही हैं। मतलब मैं नाम किसी का कोड नहीं करूँगा, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो ऐसे है वो ऐसे, लेकिन ये 100% सच है। और ये स्पेशल ब्रांच एक है, नवीद साहब जानते हैं, वो बाकायदा लिस्टें वो भी बनाती है, वो भी इनको देती है कि जी आपका ये पुलिस अफसर है, आपका ये मतहत है, ये इस बंदे की पुष्पनाई करता है, ये इसको वेरीफाई करते हैं उसको भी, और वो साबित होता है। पूछते हैं नवीद साहब क्या ये दुरुस्त है? शाहिद रिजवी साहब एक बड़े मुतहरक बीट रिपोर्टर है, क्राइम बीट, डाटा की अगर बात करें तो इनके पास रोज़ अपडेट डाटा होता है, तो ये इन्होंने जो बात की है। जी, शाहिद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग कि जी पुलिस ही बनाती है, पुलिस ही गिराती है, तो ये बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है और बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। मेरा पुलिसिंग में 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जब तक हम पुलिस में नहीं आए थे हमें भी ऐसे ही लगता था, बट मैं आपको अगर बताऊँ, हमारे जो माशरे में एक सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के लोग प्रोड्यूस करता है, और पुलिस मेरा ख्याल अगर आप कहें ना 80% लोगों को इस गन से निकाल के बाहर करती है। डे 1 ही वो उन लड़कों को, उन बच्चों को, जितने हम अवेयरनेस के सेशन चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, बच्चों को रोकते हैं, उनको जो हमारे जो जेल में जाने से बचाते हैं, वो काफ़ी पहले हम ये काम कर चुके होते हैं। उसके बाद जो ऐसे हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं जिनका नाम इसमें आ जाता है, उनको ख़त्म करना भी हमारी ही उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफ़ी सारे देखें सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, और इस लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो कई सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जी एक पुलिस वाले का भी नाम है या उसका कोई ताल्लुक़ होगा उससे, तो मैं आपको इसमें मज़ीद ये बताता चलूँ कि जितनी अकाउंटेबिलिटी हमारे डिपार्टमेंट में है उतनी किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। रेगुलर ORs हमारे होते हैं, रेगुलर हम पनिशमेंट्स देते हैं, हमारा एक पूरा प्रोसीजर है। इतना मैं बड़े ही क्लैरिटी के साथ आपको बताऊंगा कि किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, और रीज़न इसका यही है कि हम जिस माशरे में काम कर रहे हैं और जिस सेगमेंट के साथ हम डील कर रहे हैं, उसका काम ये है कि माशरे में उसने बिगाड़ पैदा करना है। हमने वो सुधार लेकर आना है, और सुधार लाने के लिए जहाँ भी हमें फ़ील होता है कि हमारा फलां जो हमारा एम्प्लॉई है वो किसी चीज़ में जाकर मिक्सअप हो रहा है, तो हम उसको फौरी वहाँ से हटाने के लिए अपना वो जो अकाउंटेबिलिटी वाला प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करते हैं। अब ये लिस्टें जो हैं ये हमेशा अपडेट होती रहती हैं। अब नाम निकलता कैसे, ये बड़ा आपका एक वैलिड शायद साहब से क्वेश्चन था,
तो वो मैं आपको बताऊं, वो नाम तभी निकलता है जब वो बंदा तौबा ताइब कर लेता है, जब वो अपनी सज़ा भुगत लेता है, और तब उसका जाके नाम निकलता है। और हार्डेंड क्रिमिनल जो हैं, जो बाहर बैठे हुए गैंग चला रहे हैं, वो भी जब वहाँ पे अरेस्ट होते हैं, हमारे पास आते हैं, यहाँ पर उनका अगर या तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है या वो बेहाइंड द बार जाते हैं, तब जाके उनके नाम निकलते हैं। साहब हमें तो ये पता है कि जब आपने किसी को पकड़ना होता है तो आप जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर भी पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये जो डाटा है, खा ये डाटा है जो बदमाशों का डाटा आपने अपडेट किया, या कोई टोटल जो गैंग का इस वक्त 1195 गैंग, ये भी आप ही की लिस्ट है, तो इसमें आपने यकीनन मेंबर्स को अरेस्ट भी किया है, वो भी 2699 के करीब है। तो क्या ये कारकर्दगी तो तब 100% होगी जब आप सिफर कर दें, ये ख़त्म हो जाए, निकलाब आ जाए। देखें, क्राइम के बारे में एक बड़ी वैलिड कोटेशन है कि क्राइम इज़ इनएविटेबल लाइक डेथ। जैसे मौत बरहक है, वैसी क्राइम बरहक है, ठीक है ना। जब भी कोई पैदा होता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें कोई क्रिमिनल टेंडेंसी ज़रूर है। तो वो इसको जो कंट्रोल करना है, ये कभी ज़ीरो तो हो नहीं सकता। माशरे में हमेशा जुर्म रहना ही रहना है और उसको कंट्रोल हमने करना ही करना है। अब उस जुर्म को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा बड़ा निज़ाम बना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये पुलिस डिपार्टमेंट बनाया था, और ये इसीलिए बनाया था कि जो शर पैदा कर रहे थे उनको कंट्रोल करना है। तो ये ज़ीरो तो बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी कि मैं कह दूँ। आप दुबई की बात कर लें, आप हमारे जो दीगर फॉरेनर कंट्रीज़ हैं वहाँ की बात कर लें, जरूरत नहीं किसी की, कभी भी कोई कंट्री ऐसी नहीं है कि वहाँ पर या तो पुलिस ना हो या वहाँ पे क्राइम ना हो। कानून ज़रूर सख्त होता है, और हमारे मुल्क का भी बड़ा सख्त कानून है। इसमें हमने बहुत सारे नए एक्ट्स पास किए हैं, जिसका अभी जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे कि हमारा SSIO यूनिट भी बना है, जो कि सिर्फ वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को कवर करने के लिए बना है। फिर ये जिस तरह से आपने गैंग्स की बात की, तो इसमें हमारी मल्टीपल टीम्स बनी हुई हैं। लाहौर जैसे शहर में हमारी तकरीबन 25,000 की पुलिस स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ ऑपरेशंस पुलिस की है। फिर हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन की पुलिस है, सिक्योरिटी की है। और ये सारा इसीलिए बना हुआ है सिस्टम कि हम यहाँ की आवाम को बड़े ही पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारने में मदद देंगे। जो लिस्टें बनती हैं, ये भी आप कई डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे कि वहाँ पर ये लिस्टों वाला निज़ाम ही नहीं है। लिस्टें बनने से ही एक ऐसी खौफ की फ़िज़ा तारी होती है इन बदमाशों में, इन गुंडों में, कि या तो अपने घर छोड़ के भाग जाते हैं या अपने मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। काफ़ी सारे इनमें से सरेंडर कर देते हैं, ऐसे भी होता है। शाह जी, क्या मुमकिन है ये जो है वो क्राइम शरह सिफर हो जाए? देखिए, जैसे नवीद साहब ने कहा कि लाहौर या पाकिस्तान में जो है ये क्राइम को सिफर करना नामुमकिन। हाँ, एकदम क्राइम बढ़ना शुरू हो गया है तो उसमें कमी लाने के लिए ये कोशिश ज़रूर करेंगे। मतलब पुलिस अफसरान, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नवीद साहब जो हैं ऑपरेशन विंग में भी रहे हैं, अब आगे हैं इन्वेस्टिगेशन में। DPOs भी काफ़ी अजला में ये रह के अब वापस फिर दोबारा जो है इस लाहौर पुलिस का हिस्सा बन गए, क्योंकि एक पुरानी लाहौर की पुलिस को जानते हैं, काम इनका अच्छा रहा है, वर्किंग डिलीवर इन्होंने अच्छा किया है। इस वजह से दोबारा वापस ये लाहौर में एक अहम सीट है, ये SSP इन्वेस्टिगेशन की बहुत अहम सीट है। अब किसी भी थाने में कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन विंग के पास चली जाती है। इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उसमें मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से जब केस को लेके आगे चलता है, तो अगर कोई शहरी है, उसको मसाइल हैं, कोई परेशानी है, उसका तफ्तीशी काम नहीं करता, तावन नहीं करता, छापा नहीं मारता, बाज़ दफ़ा शिकायत ये होती है, ये इनके पास भी आती है कि कोई मुकदमा दर्ज हो गया, जैसे मैंने अगर कोई मुकदमा दर्ज करवाया, मेरा मुलज़िम भाग गया मुल्तान, तो मैं तफ्तीशी कहूँगा आओ जी चलो, वो कहेगा जी मेरे को तो पैसे नहीं है पेट्रोल दे। ये मैं नवीद साहब से ये एक मेरा बड़ा अहम सवाल है, खा वो इन्वेस्टिगेशन विंग हो या दूसरा आपके जितने भी विंग हैं, जो आपके इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स हैं जिनको आप भिजवाते हैं, उनकी ड्यूटी तो लगा दी जाती है लेकिन उनके पास बजट ही नहीं होता, वो कैसे जाएं? इसमें देखें, हमने गवर्नमेंट से पहले भी रिक्वेस्ट की है कि जितना हमारा बजट है वो उन्होंने बड़ी सफिशेंट अमाउंट में, अब जो रिसेंट ये हमारा सेटअप आया उसने बड़े सफिशेंट अमाउंट हमें एलोकेट किया, और पर मज़ीद उन्होंने हमें कहा है कि आप अपनी वर्किंग करें और हमें अपनी डिमांड पुटअप करें। अब इसमें मैं अगर आपको थोड़ा सा कंपेयर करके डाटा बताऊँ, आज से 4 साल पहले तक लाहौर का क्राइम जो है वो 1 लाख को टच करता था, ठीक है, और उस वक्त भी जब 1 लाख पे फिगर जाती थी तो हमें फ़ील होता था कि बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया। हमने अब फ्री रजिस्ट्रेशन किया, 15 की कॉल जिस किसी की भी आती है, हम जाके मौका विज़िट करते हैं हमारी ऑपरेशन प्लेस, और वो वेरीफाई करती है कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ है, और उनकी विदिन 3 आवर्स 4 आवर्स वो FIR रजिस्टर हो जाती है। अब जो लास्ट ईयर का क्राइम अगर आप देखें तो 3,65,000 पे वो चला गया है। अब जो मैंने आपके साथ डाटा जो मैं आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ, 306 हमारे मर्डर्स जो हैं यहाँ पर इस साल रिपोर्ट में, जी, जिसमें 275 हमने चालान कर दिए हैं वो, यानी वो कोर्ट में जा चुके हैं। अब इसके लिए हम स्पेशल बजट जो है वो अपनी
आईओस को एलोकेट ये करते सिर्फ हैं। मर्डर केसेस ये सिर्फ मर्डर केसेस हैं। हम अपने आईओस को बजट एलोकेट करते हैं। हमने इम्प्रेस्ड मनी जो है यानी एडवांस में जो बजट है वो अपने थानों में दे दिया हुआ है ताकि वो एडवांस उसको दे दें आईओ को, वो बाद में अपना बजट का बिल बनाए और वो फिर हम उसको बाद में एज अ रिफ़ंड दे देते हैं और इम्प्रेस्ड बजट हम अपना वहाँ पर मेंटेन रखते हैं। अब आपकी जो बात है कि जी जब रेड होती है तो जैसे इन्होंने पॉइंट रेस किया कि वो क्यों वहाँ पर उन्हें कहते हैं कि जी फ्यूल के पैसे दें या कोई और चीज़ करें, तो ऐसी कंप्लेंट्स जब भी आती हैं देन अगेन मैंने आपको बताया कि हमारा अकाउंटेबिलिटी का अपना एक सिस्टम रखते हैं और हमारे जो वहाँ पर एक आरएमसी हम एक भेजते हैं अपने उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को कि हमारी पुलिस ने आना है और वो उधर से वहाँ हेल्प करेंगे। तो जो फ्यूल की एडजस्टमेंट है या तो वो डिस्ट्रिक्ट करता है या यहाँ से जाने वाला डिस्ट्रिक्ट करता है और ऐसी कंप्लेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लें जी, उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, हम लाहौर के अमन व अमान के हवाले से बात कर रहे हैं, इक़दाम कत्ल के बारे में बात कर रहे हैं कि इस वक्त लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद है SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब और हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं नवीद साहब से बात करता हूँ। नवीद साहब बताइएगा कि जब भी कोई कत्ल या मर्डर का कोई मामला आता है उसके साथ जो है वो ज़्यादती का वाक़या भी होता है, तो जो असला है वो गैर कानूनी इस्तेमाल होता है, तो कैसे लाहौर में पहुँच जाता है ये गैर कानूनी असलहा? देखें जो क्रिमिनल है ना वो अपनी पूरी प्लानिंग करता है। अगर वो लाइसेंस असला इसमें यूज़ करेगा तो वो तो ट्रेस हो जाना है कि ये असला है किसका, उसका रिकॉर्ड हमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ से मिल जाएगा। इसलिए वो कोशिश करता है कि मैं कोई भी क्राइम सीन पर अपना ऐसा एविडेंस ना छोड़ूं जिसकी वजह से मैं ट्रेस हो जाऊं, तो वो ये जो असला है वो अनलाइसेंस वो वाला लेने की कोशिश करता है। अब आपका सवाल ये कि ये असला कैसे आ जाता है। अब हमारे जितनी भी बॉर्डर्स हैं हमारी ये कोशिश होती है कि वहाँ एंट्री एग्ज़िट पे सख्त से सख्त हम चेकिंग करें, बट काफ़ी सारी ऐसे ज़राए होते हैं जैसे वाया रिवर ये आ सकता है या वाया ये लोग अपने सामान में इसको ले आते हैं रख के और ये यहाँ पर डंप होता रहता है और वो फिर काफ़ी सारी जो हमारी ऐसी शॉप्स हैं जो आर्म्स की हैं वहाँ पर भी अक्सर हम इसका इंस्पेक्शन करते हैं और वहाँ हमें अक्सर पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसी उनसे कंडक्ट हुआ होता है जिसकी वजह से वहाँ से हमें ऐसा असला रिकवर होता है। तो ये फिर उस तरीके से ये लोग वो नाजायज़ असला लेने में कामयाब होते हैं और उसके बाद ये वो ऑफेंस कमिट करते हैं। तो कभी आपने कोई मुखबरी होती है, कभी आपने कार्रवाइयाँ की हैं कि कहीं डंप किया गया है या आपको पता लग गया कि इस तरह ये गैर कानूनी असलहा जो है वो आ रहा है इस वक्त लाहौर में? बिल्कुल इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और हमने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी इसमें की हैं। हमारी जितनी मेन हाईवेज़ हैं वहाँ पर हमारे जो अक्सर नाके लगे हैं उन्होंने कई बड़ी क्वांटिटी में ना सिर्फ असला बल्कि मंशियात भी पकड़ी हैं। बिल्कुल जी, मुझे ये बताइएगा जी, ये आपका जो SSIU यूनिट है ये बच्चों के साथ ज़्यादती का स्पेशल यूनिट है और ये क्या है और ये कितने हैं लाहौर में, कितने हैं, इनका काम क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा आवाम को? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा और इससे जो पब्लिक है उसको एक बहुत अच्छी अवेयरनेस मिलेगी। ये जो स्पेशल सेक्सुअल इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशंस यूनिट है ये एंटी रेप लॉ बनाया गया, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने इसको बनाया और पूरे पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसका मकसद ये है कि हमारी जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है 55% उसमें हमारी फ़ीमेल्स हैं और 45% मेल्स हैं। अब उनके साथ जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो जब आती हैं हमारे माशरे में निकलती हैं, क्योंकि बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी समझी जाती है, तो वो जब निकलती हैं तो उनके केसेस को डील करने के लिए ये एंटी रेप लॉ में जो 376 हमारा सेक्शन है PPC का, 377 है, उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई और ये फिर एंटी रेप लॉ बनाया गया और फिर ये यूनिट्स बने। अब ये जो यूनिट्स बने हैं इसमें हमारी जो फीमेल सब इंस्पेक्टर्स हैं, ASIs हैं, उनको पोस्ट किया गया ताकि वो जो फीमेल विक्टिम है सबसे पहले तो ये उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उनके मेडिकल होने हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, वहाँ पर उनको फैसिलिटेट करें। फिर इसकी तफ्तीश जो है एक सीनियर ऑफिसर ने करनी है। हमने इसमें रखा है कि एटलीस्ट लाहौर में तो हम इंश्योर करते हैं कि अगर सीरियस नेचर का केस है तो पहले तो इंस्पेक्टर करे और अगर वो अक्यूज़ड या कंप्लेनेंट उस तफ्तीश से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो इस पे DSP लेवल का करे या SP लेवल का करे, क्योंकि हमारे यहाँ लाहौर में 6 डिवीज़न हैं और 6 डिवीज़न हमारे इस लेवल के हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो हम उससे ये तफ्तीश करवाते हैं और अपने मुद्दई को और मुल्ज़िम को भी उस पर सेटिस्फाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो जो एविडेंस आता है, PFSA रिपोर्ट्स आती हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस आता है, वो सारा सुन के फिर उनको क्लियर करते हैं। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो सेक्शंस कौन कौन से हैं जो कि इस जो यूनिट है जो इसको कवर करता है, उसमें हमारा 365 BB है,
इसमें जो हमारी बच्चियां हैं जिनको लोग वर्गलाते हैं और वो फिर उनको अपने साथ भगा के ले जाते हैं, जिसको हम एलोपमेंट भी कहते हैं, तो वो अपने साथ जो भगा के ले जाते हैं, तो वो भी FIR इसी यूनिट के पास हैं। और इस वक्त वो हमने तकरीबन मोर देन 6000 ऐसी FIRs हैं जिनको हम रजिस्टर करके ट्रेस कर गए, और इस वक्त सिर्फ 500 अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस यूनिट का बनने का ये फ़ायदा हुआ है। फिर इसमें हमारे रेप के केसेस रजिस्टर होते हैं, इसमें माइनर सोडोमी के केसेस रजिस्टर होते हैं, और बड़ा ही फोकस के साथ ये यूनिट जो है इस पर काम कर रहा है। शादरी साहब क्या कहेंगे आप? सर मैं सिर्फ नवीद साहब से कहूँगा 527 रेप के केसेस हुए हैं, 422 माइनर सोडोमी है इस साल। जैसे आपने कहा कि SSIU में जो है ख़वातीन को पोस्ट किया गया है, लेकिन इसका इंचार्ज एक इंस्पेक्टर है इनका, जैसे आप ख़ुद फरमा रहे थे कि इंस्पेक्टर लगाया जाता है। ख़वातीन के केसेस हैं, ख़वातीन या बच्चियाँ छोटी हैं या बच्चे छोटे हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उस मेल इंस्पेक्टर की जगह को फीमेल इंस्पेक्टर लगाई जाए? क्योंकि DSPs ख़वातीन भी पंजाब पुलिस में माशाल्लाह काफ़ी कॉम्पिटेंट भी हैं, काफ़ी तादाद में हैं, या ASPs जो आती हैं नहीं, तो उनको यहाँ पोस्ट किया जाए, क्योंकि ख़वातीन होती बाज़ दफ़ा मेल से घबराती हैं, वो जो अंदर की बातें होती वो नहीं समझती कि मेल से मैं कर सकूँगा। तो इसमें सर क्या होना चाहिए? जवाब ले लें। जी, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। इसमें जो रेप के केसेस हैं उसमें हमारी जो IOs हैं वो लेडी ऑफिसर्स ही हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं। अब वो उनका अटैच करने का पर्पज़ ही ये है कि वो जो बात एक्चुअली वो करना चाह रही है हमारी विक्टिम, वो हम तक पहुंचे। इससे पहले, इस एक्ट के आने से पहले यही सबसे बड़ी इशू थी, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो तो मेल IO था, वो मेल IO ना उसके साथ मेडिकल करवाने जा सकता था, ना वो विक्टिम हमारी खुल के बात कर सकती थी। काफ़ी सारी विक्टिम्स इसमें ऐसे होती हैं जिनके जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं वो भी उनकी सपोर्ट उस वक्त नहीं कर रहे होते। तो पुलिस ही एक ऐसा इदारा था जो कि FIR भी रजिस्टर करता था, वो मेडिकल कराने भी ले जाता था, और वो डिसहार्ट हो जाती थी हमारी विक्टिम, और वो आगे प्रोसीड नहीं करती थी, वो उस केस को लेके नहीं चलती थी। अब इस बार जो मैंने एज SSP इन्वेस्टिगेशन चार्ज लिया, मैंने काफ़ी सारे केसेस ऐसे सुने जिसमें हमारी ये सब इंस्पेक्टर्स आके जब ये केस हमें सुनाती थी तो विक्टिम और उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई जिसकी वजह से अक्यूज़्ड को हम ट्रायल कोर्ट में लेकर गए, और जहाँ से उनकी कन्विक्शंस भी हुई हैं। अब इसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे वो आपको विद इन 1 to 2 ईयर जब डाटा कंपाइल होगा कि कितनी कन्विक्शंस हुई हैं, कितनी विक्टिम्स हमारी सेटिस्फाइड हैं, और कितनी हमारा जो माशरा है उसमें जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है वो कितनी सेटिस्फाइड है, तो वो हमें उससे नज़र आएगा। मुझे एक ये बात बताइएगा, मैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ, खा बच्चों के साथ बदफेली हो या ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो, या आपने बताया कि 6000 के करीब आप जो FIR रजिस्टर कर चुके हैं किसी खतून को या लड़की को वर्गला कर ले जाना, तो बहुत सारे लोग इस मामले को छुपाते हैं हमारी सोसाइटी के खौफ से कि ये एक इंसल्ट वाली बात है, ख़ासतौर बच्चों के साथ बदफेली वाली क्राइम के ऊपर। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू सबको ये मैसेज दूंगा कि जब भी आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ इस किस्म का ऑफेंस हो तो आप फौरी उसको रजिस्टर करवाएं। इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जाएं, आप बातचीत करते हैं, उसमें जो स्पेशल जो इसमें इंपॉर्टेंट हमारा एविडेंस है वो वेस्ट हो जाता है। वो विद इन 24 आवर्स ही हमें कलेक्ट करना होता है, और वो फिर हमें उसको पैक करके हमें PFS से भिजवाना होता है। हर एक चीज़ की एक टाइम लाइन है, लेकिन अगर आप डिले करेंगे, 1 हफ़्ता लेट कर देते हैं, उसको 1 महीना लेट कर देते हैं, देन आप हमारे पास आते हैं FIR करवाने, हम FIR तो रजिस्टर कर देते हैं, हम FIR बिल्कुल भी नहीं रोकते जब भी हमें ऐसा केस रिपोर्ट होता है। बट वो असेंशियल जो आपका एविडेंस है जब वो वेस्ट हो जाता है तो ना हमें PFS से एंटरटेन करेगी, क्योंकि उन्हें तो एविडेंस चाहिए, उन्हें तो वो पीस ऑफ एविडेंस चाहिए जिसको उन्होंने टेस्ट करना है, और ना ही हमें फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एंटरटेन करेगा और वो FIR खारिज हो जाएगी। तो फौरी तौर पर आप रजिस्टर करवाएं ताकि आपके एक इस FIR को रिपोर्ट करने से बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनमें सुकून हो जाएगा। और इसमें ये भी हमें बता दें लोगों की, नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए कि बदफेली का केस हो या ज़्यादती का केस हो तो मेडिको लीगल जो है वो कितनी देर तक वो करवा सकते हैं और वैलिड होता है? देखें, ये जो मेडिको लीगल है, मेडिकल जो उसका होना है विद इन 24 आवर होना है। वो कपड़े भी उसने चेंज नहीं करने, उसने बात भी नहीं लेना, क्योंकि वो जब वहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारी ऐसे एसेंशियल चीज़ें जो कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उसको कलेक्ट करेंगे, वो उसको पैक करेंगे, और देन वो आगे उसको भिजवा देंगे। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ख़ासतौर मेडिको लीगल की, ये बर वक्त पहुँचती हैं, या ये इसमें भी ये एक बात है कि बड़ी तख़ीर का शिकार होती हैं और लोगों को इंसाफ बर वक्त नहीं मिलता? नहीं, ये बहुत ही बर वक्त होती हैं, ख़ासकर इस किस्म के केसेस में। देखें, ये जो यूनिट बना है, ये जो एक्ट पास हुआ है, इसका मकसद ही ये था कि ये जो डिले आ रहा था, पहले बहुत बड़ी कंप्लेन थी कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वही बर वक्त नहीं मिल रही, तो फिर ये बनाया गया और इसमें हमारे जितने यूनिट्स हैं
फॉर एग्जांपल पुलिस तो एक यूनिट है इसमें, देन हेल्थ डिपार्टमेंट है इसमें, देन इसमें प्रोसिक्यूशन है, देन इसमें जो हमारे कोर्ट्स हैं, इन सब को इकट्ठा करके इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठाया गया और ये इस एक्ट को पास करने का मकसद था कि सब एक पेज पर हों और जल्द अज जल्द हम अपनी विक्टिम लोग को ये भी support कहते हैं कि 2 नंबरी होती है और लोगों को बचा लिया जाता है जो इस तरह के क्राइम में मुलव्वस होते हैं। देखें, जहाँ कहीं पर भी 2 नंबरी होती है उसकी फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अगर कोई मेडिकल ऑफिसर 2 नंबरी करता है और वो मेडिकल ट्रेस हो जाता है तो उस मेडिकल ऑफिसर के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी और लीगल प्रोसीडिंग भी होती हैं, क्योंकि ये लीगल चीज़ है जिसके ऊपर हम प्रोसीड करें। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इसमें कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट फिर वो प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो ये क्योंकि कानून पे हमने चलना है और कानून के हम क्योंकि कस्टोडियन हैं, हमने तमाम विक्टिम्स को अपने सपोर्ट करना है, हमने उनको इंसाफ दिलवाना है। तो अगर उसमें 2 नंबरी होगी तो जो इंसाफ दिलवाने वाला 2 नंबरी कर रहा होगा तो उसके साथ लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं। बिल्कुल ठीक है। शादरी साहब बताइएगा, अगर कंपैरिजन करें 2023 का और 2024 का अभी तक का, तो आप क्या समझते हैं कि इक़दाम कत्ल या ज़्यादती के केस या दीगर जितने भी क्राइम होते हैं तो उसमें कमी इस वक्त 2024 में आई है या फिर आप समझते हैं कि 2023 बेहतर था? ये सब ये तीनों हेड ऐसे हैं कि इसमें आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि इसमें कमी आएगी या ज़्यादती होगी। ये तो देखिए कत्ल है, किसी का भी दिमाग घूमा या किसी वक्त लड़ाई हुई, उससे फायर मारा, बंदा मर गया। हाँ, ये सच है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल के 9 माह में कत्ल में भी वाक़यात में कमी है और इक़दाम कत्ल के वाक़यात में भी कमी है और ये रेप केसेस इनमें भी कमी है। क्योंकि मैं इसको रिपोर्ट कर रहा होता हूँ डेली बेसिस पे, मेरे पास ये सारा डाटा आता है, तो ये इसमें अच्छी खासी इस साल के 9 महीने के अंदर कमी है इन तीनों हेड्स के अंदर। अब इसमें पुलिस वालों की भी कह लें कि मेहनत है। अगर किसी जगह लड़ाई झगड़ा हुआ है, 15 पे कॉल हुई है, पुलिस अगर बर वक्त पहुँच गई है। इक़दाम कत्ल के जो केस हैं इसके ऊपर मर्डर्स हैं वो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, कम हुए हैं? ये सब हाँ बिल्कुल, ये दोनों हेड कम हुए हैं पिछले साल। इसी एक शाह साहब एक ब्रेक ले लें, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन। नवीद साहब बताइएगा कि लाहौर के अंदर जो पुरानी दुश्मनियाँ चल रही हैं और कत्ल की वारदातें हो रही हैं और आपके पास जो एक बड़ा केस है जवेद भट्ट का जो कत्ल हुआ कनार रोड के ऊपर, इस केस के असर मुहर्रकात क्या हैं, अब तक की तफ्तीश क्या है? देखें, ये भी बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस है, बड़ा सेंसिटिव केस है जो लाहौर का है और इस किस्म के केस होते हैं जिसकी वजह से लोगों में एक डर खौफ पैदा होता है जिस जगह इसकी लोकेशन थी जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। अब इसमें इस केस को इनिशियली जो है आप जो एक लिस्ट की बात कर रहे थे उस लिस्ट में इस किस्म के लोगों के नाम थे और ये बड़ी पुरानी दुश्मनी है। जब भी पुरानी दुश्मनियाँ हमारे सामने होती हैं, ऑन रिकॉर्ड होती हैं, हम इनकी प्रिवेंटिव एक्शन भी करवाते रहते हैं और इसमें लोगों का जो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि तू तकरार से मामला एक शुरू होता है, होते होते पहले हर्ट के केसेस पे जाता है, फिर अटैम्प्ट टू मर्डर पे जाता है और फिर मर्डर्स के केसेस पे जाता है। ये केस भी एक उसी तरह की कड़ी है जहाँ बहुत पुरानी दुश्मनी लाहौर की बड़ी मशहूर है, वो 2 ग्रुप्स में चल रही थी और ये जावेद भट्ट उसी में एक टारगेट हुए और उसमें कत्ल हुए। अब इसमें हमारे जो मेन मुल्ज़िमान हैं वो हमारे कस्टडी में, इसमें एक JIT बनी हुई है जो अपना दिन रात काम कर रही है और बहुत जल्द इसमें हम एक जो है तमाम मुल्ज़िमान को सामने ला के इनको अदालत के सामने पेश करेंगे। तो इसका आप समझते हैं कि इस तरह की जो दुश्मनियाँ हैं या इस तरह की जो दुश्मनियों की वजह से वारदातें होती हैं जी, इसका ख़ात्मा मुमकिन है? जी बिल्कुल, इसका ख़ात्मा मुमकिन है। देखें, इस किस्म की दुश्मनियाँ जब डे 1 ही होती हैं, अगर उसी वक्त ये बंदे बिहाइंड द बार्स चले जाएं और अपना पुलिस जो है तरीके से इनको चालान कर दे, एक तो उस वक्त इनको कवर किया जा सकता है। बट ये लोग जब वहाँ से बाहर भी आ जाते हैं तब भी ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं और अपने जो कंप्लेनेंट हैं उनको या विटनेसेस को उनको टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से कानून की राह में ये हायल होते हैं। तो इनको अगर उसी वक्त दोनों के ऊपर सख्ती से निपटा जाए तो ये दुश्मनियाँ इतनी नहीं बढ़ेंगी। ये जो जिस दुश्मनी की आप बात करें ये तो साल से चली आ रही है, बल्कि कई सालों से चली आ रही है और नस्लों की नस्लें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है और बड़ा पुलिस बहुत सख्त एक्शन इन दोनों ग्रुप्स के ख़िलाफ़ ले रही है और इनको बिहाइंड द बार्स भेजेगी ताकि लाहौर में अमन कायम हो सके। मुझे बताइएगा कि लोगों का ये भी एक गिला है, वो कहते हैं कि पुलिस के पास वारंट नहीं होते और वारंट गिरफ्तारी के बगैर वो आ जाते हैं, घरों के अंदर चारदीवारी को पामाल किया जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, वारंट जो है वो एक बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट होता है
अब जिस वक्त इंसिडेंट होता है तो उसके बाद वारंट लेने के लिए एक टाइम पीरियड है जो हमें रिक्वायर्ड है। अर्जेंट केसेस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर तो हम फौरी तौर पर अपने मजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट करके या कॉम्पिटेंट कोर्ट को रिक्वेस्ट करके वो वारंट ले लेते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारे कुछ केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें वारंट फौरी तौर पर नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हमें फ़ील हो रहा होता है कि वहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जिसकी वजह से कल को कत्ल गारत हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, तो हम अमन को कायम रखने के लिए उस वक्त ज़रूर रेड करते हैं ताकि इस किस्म का हम जो नुकसान है उसको कंट्रोल कर सकें। तो क्या इस तरह की कोई आप समझ दें कि कोई आपके पास वैलिड भी शिकायत आई है कि आपकी कोई पुलिस कहीं पे इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस है कि बगैर वारंट के वो चले जाएं? जब भी हमें इस तरह का पता चलता है, हमारे पास शिकायत आती है, तो वही दोबारा मैं उसी चीज़ पर आऊँगा कि हम उन पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं जिन्होंने बेजा इस तरह की मदाखलत की हो और किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है उसको पामाल किया। ठीक है शादरी साहब, लाहौर की जो पुरानी दुश्मनी है ये आपको मौजूदा सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं? ये एक मर्डर होता है फिर दूसरा होता है, इसमें ज़्यादातर जो बात सामने आती है वो उजरती कातिल हैं, उनको हायर किया जाता है और फिर ये सिलसिला जारी है। देखिए मियाँ साहब, पहले तो ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक सवाल किया कि पिछले साल कत्ल कितने हो या इक़दाम कत्ल कितने हैं। तो मैं पहले आपको वो चीज़ बता दूं कि आज के दिन तक यानी 9 माह 9 दिन 2024 में जो है 318 कत्ल हुए हैं। अगर इसी अरसे की बात की जाए 2023 में तो ये 374 कत्ल के वाक़यात थे, यानी गुज़िश्ता साल ज़्यादा थे, इस साल कमी आई है। लेकिन इस साल तो ये भी तो चल रहा है ना सिलसिला जो कत्ल हो रहे हैं लाहौर के अंदर। जी जी, ये सारे इसी के अंदर शामिल हैं, ये सारे इसी के अंदर शामिल हैं। इससे खौफ पैदा होता है। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। ये सारे कत्ल जो हैं अगर वो दरीना दुश्मनी पे हुए हैं या किसी और वजूहात की बिना पर लड़ाई झगड़ा है या गैरत के नाम, ये 318 कत्ल उसी में शामिल हैं। अगर इक़दाम कत्ल के मुकदमात की बात करेंगे तो रवां साल 729 हैं आज के दिन तक, यानी 2024 9 महीने 9 दिन। दुरुस्त होता है वैसे? बिल्कुल, ये रोज़ इनके मुकदमात दर्ज होते हैं। इसको डायरी मतलब बोलते हैं, पुलिस की ज़बान में ये डायरी है, ये रजिस्टर्ड होती हैं FIR। आज अगर कोई बंदा मर्डर हुआ तो इसका पर्चा रात 12 बजे के बाद होगा। अगर बहुत हाई प्रोफाइल केस है तो उसका फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप कोई डकैती का मुकदमा दर्ज कराना हो, पुलिस डकैती का मुकदमा दर्ज नहीं करती। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं कि डकैती का मुकदमा तो जो है ना वो ऐसे तो समझता कि मेरी मौत है, लेकिन अब उसमें बड़ी बेहतरी आ गई चूँकि DIG ऑपरेशन भी नए हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन भी नए हैं। वो फौरी तौर पर देखते हैं अगर किसी SHO ने गन पॉइंट पे 392 के पर्चा जो है उसको झपटा उसमें कन्वर्ट किया है तो वो उसकी तहकीकात करके जो जिससे वारदात हुई है उससे पूछ के SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। ऐसे 3-4 हमने पीछे SHO देखे हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। बिल्कुल, आप वही लग जाते हैं, वही बात आप क्या फरमा रहे हैं। अगर आप सस्पेंड भी कर दे तनख्वाह तो मिलती रहती है, ये तो कोई सज़ा नहीं। मुअत्तली में तनख्वाह नहीं मिलती, मुअत्तली में तनख्वाह नहीं है, बहाल हो जाएगा। मैं कहूँ अगर बात करूँ मुअत्तल अगर कर दिया जाए तो सैलरी मिलती है। मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, दूसरे महकमों में आप बजा फरमा रहे मिलती होगी, लेकिन मुअत्तली के दौरान तनख्वाह रुक जाती है। बहाल होकर फिर जो अफसरान इजाज़त बता दें कि आज तक कितने SHO नौकरी से बर्खास्त हुए हैं जो है वो इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं। काफ़ी सारे SHO ऐसे हैं जो बर्खास्त भी हुए हैं, उनको जबरी रिटायर भी किया गया। लेकिन बात फिर वहीं आती जो आप कर रहे हैं कि ये जबरी रिटायर भी होता है या इसको बर्खास्त भी किया जाता है, डिसमिस भी किया जाता है। तो या अगर एक SSP साहब ने किया है तो वो उससे ऊपर चला जाएगा DIG के पास, DIG साहब ने किया है तो वो CCPO के पास जाकर अपील करेगा, CCPO से रिजेक्ट होगी तो वो IG के पास जाएगा, वहाँ से अगर रिजेक्ट होगी तो वो दूसरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा कि वहाँ जाके अदालत से तो उसको पता होता है कि मुझे हर तरह रिलीफ मिलना ही मिलना है। वहाँ पे वो अपील करता है, दूसरे दिन वो बहाल हो जाता है, वापस महकमे में आ जाता है, आके फिर कोई ना कोई ऐसा चक्कर चलाता है। आप जो है वो जेल की भी बीट करते हैं, तो क्या इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल के अंदर से भी अपना नेटवर्क जारी रखते हैं और बिल्कुल है एक्टिविटी करवाते हैं? बिल्कुल है। ये जो टॉप 10 लोग हैं ये इनके जेल के अंदर भी राब्ते होते हैं, जेलों के अंदर भी गैंग बनते हैं। ये भी एक नर्सरियाँ हैं, जेल भी एक नर्सरियाँ हैं जहाँ पर जराइम पेशा लोग इकट्ठे होते हैं। मतलब एक बंदा अगर शादरा का है, उसने वारदात की है तो वो जेल में चला गया, दूसरा बंदा काने का है, तीसरा बंदा इधर बरकी हटियारा वाली साइड का है, चौथा बंदा उधर चुंग वाली साइड का। इनको अगर एक जगह पे बंद किया जाए ना क्रिमिनल्स को, तो ये आपस में एक दूसरे के कहते हैं ना कि डाकखाने रला लेते हैं, अंदर बैठ के प्लानिंग करते हैं, जी हाँ जी उन बाहर जाएंगे तू मैंने मिलेगा मैं तुम्हें मिलूँगा। वो एक गैंग तश्कील हो जाता है, बाहर निकल के ये फिर वारदात करते हैं। अगर बरकी का बंदा या हटियारे का वो कहेगा आओ जी तीनों इतने बड़ा
बड़ा कार है उससे मतलब चल के वारदात करें तो वहाँ वारदात करेंगे। शाद रवा लगेगा जी मेरे इलाके में भी एक बहुत बड़ा घर है, वहाँ वारदात करें। ये नवीद साहब इस बात को जानते हैं कि मुख्तलिफ गैंग जो है तश्कील अंदर दिए जाते हैं। ये लोग मतलब मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ लोग देखते हैं आबादी में घर ज़्यादा लोग अमीर हैं, किसी का बड़ा घर है तो उसके अंदर ये वारदात करते हैं, हाउस रॉबरीज करते हैं, या कोई फैमिली गाड़ी में जा रही तो उसको ये गन पॉइंट पर लूट लेते हैं। और ये अक्सर ऐसी वारदातें सामने आती रहती हैं। नवीद साहब से पूछते हैं, नवीद साहब बताइएगा कि इस वक्त आपके पास जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, आईओ कहते हैं इनको, आईओ, ये कितने कॉम्पिटेंट है? मेरा मतलब ये कि इस वक्त जदीद दौर है और आप तो जो है वो एजुकेशन की बात करें तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो अभी भी आपके पास मैट्रिक के जो करने वाले लोग ही भर्ती हैं, या आप समझते हैं कि इस वक्त आपके पास वो दौर ख़त्म हो चुका है, अब आपके पास पढ़े लिखे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं आपके पास? देखिए, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और उससे ऊपर जितने भी टेयर हैं वो तमाम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन का एक सुपरवाइजरी टेयर होता है। अब हमने सबसे अच्छा स्टेप जो लाहौर में लिया वो ये था कि यहाँ पर पहले 35 सर्कल थे और 35 सर्कल्स पे एक डीएसपी इंचार्ज था। हमने वो सर्कल्स रिड्यूस किए, 22 उनको किया और डीएसपी ऑपरेशंस और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन अलग किए, ताकि जो डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है वो डेडिकेटेड टाइम दे सके अपने तमाम ऑफिसर्स को और बैठ के देख सके कि इन्वेस्टिगेशन विंग क्या कर रहा है। इससे पहले यहाँ पर सिर्फ एक डीएसपी ऑपरेशन, उसको एसपी इन्वेस्टिगेशन भी सुपरवाइज़ करता था और एसपी ऑपरेशन भी सुपरवाइज़ करता था और वो सही तरीके से अपने काम को सुपरवाइज़ नहीं कर सकता था। अब ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया। अब जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, आपने कहा कि मॉडर्न टाइम्स हैं, तो क्या हमारे वही मैट्रिकुलेट जो हैं आईओज़ हैं? तो ऐसा नहीं है। इस वक्त डिजिटाइजेशन का दौर है। हमारी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अगर मैं बताना शुरू करूं तो मेरा ख्याल हमें इसके लिए 3 प्रोग्राम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे कि पुलिस ने डिजिटाइजेशन कितनी की है। और मैं बड़े वसूख के साथ आपको कह सकता हूं कि जितनी डिजिटाइजेशन हमारी पंजाब पुलिस में किसी और डिपार्टमेंट में नहीं होगी। हमारे पास जब से एफआईआर रजिस्टर होती है, फौरी तौर पे हमारे जो कंप्लेनेंट है उसको मैसेज आता है कि फ़लाँ आपकी एफआईआर रजिस्टर हो गई है। उसका जब आईओ होता है उसका नंबर जाता है उस कंप्लेनेंट के पास। ये तो वो चीज़ें जो कि कंप्लेनेंट सेटिस्फेक्शन के लिए, जो हमारा आईओ अपने पास कर रहा है, उसके पास बेशुमार किस्म की ऐसी गैजेट्स हैं जिससे वो उस क्राइम को ट्रेस कर रहा है। आप कभी आएँ हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम करें, जो हमारा सीआरओ कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पर देखें कि किस किस्म की एप्लीकेशन हैं जिससे हम जाके उसको ट्रेस कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपको नज़र आएगा हमारे आईओज़ में। हमने उनको, अब ये जो नया यूनिट बना इसके लिए हाई प्रोफाइल जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने आके उनको सिर्फ ये बताया कि किस किस्म की एफआईआर की तहरीर क्या होगी, मेडिकल में क्या होगा, आपने किस तरह का एविडेंस कलेक्ट करना है, चेन ऑफ कस्टडी किस तरह से होगी, पीएफएसए से आपने किस तरह कोऑर्डिनेट करना है, आपने डॉक्टर से किस तरह कोऑर्डिनेट करना है, मेडिकल फॉर्म किस तरह पढ़ा जाएगा, अदालत में आपने किस तरह ब्रीफ करना है जज साहब को, ताकि वो अक्यूज़ड के अगेंस्ट अगर एविडेंस है, क्योंकि जज तो एक इम्पार्शल फोरम है, उन्होंने तो विक्टिम को भी उतना ही सुनना है जितना उन्होंने अक्यूज़ड को सुनना है, तो वो उस तरह से हमने उनको ट्रेन किया है। अब डिजिटाइजेशन की जो मैं बात कर रहा था, हमने तमाम अपने आईओज़ को एप्लीकेशन बना के दिए जिसके तहत वो सीडीआर्स भी लेते हैं, वो सीडीआर पे लोकेशन भी लेते हैं और जियो फेंसिंग भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बहुत शुक्रिया एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब और सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और लाहौर के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त, हमने वो बात की कि जो गैंग है और उसके साथ जो ऐसे लोग जिनको आप ये कह सकते हैं कि टॉप 10 और जो ना सिर्फ लाहौर में बल्कि बाहर से जो है वो ऑपरेट करते हैं, उनको किस तरह जो है वो लाहौर की पुलिस किस तरह उनको जो है वो उनके ख़िलाफ़ शिकंजा तैयार कर रही है और किस तरह जो है वो जो वो शरह कम कर रही है, ख़ास तौर पर इक़दाम कत्ल की वारदातों में जो लोग मुलव्वस होते हैं। और उसके साथ स्पेशल यूनिट जो बनाए गए हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ ज़्यादती और बच्चों के साथ बदफेली, इस हवाले से तफसीलन हमने SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद से बात की और उन्होंने तमाम सवालात के जवाब भी दिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पीर के रोज़ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।